वेलकम बैक। CFN कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में हम आपके लिए एक अनवरत श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम 25 प्रश्नों पर प्रत्येक दिन जो है आपकी समक्ष व्याख्या लेके आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे हो, या फिर एयरफोर्स हो, अग्निवीर हो, आर्मी हो, कोई भी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, इन सभी में जो प्रश्नों का जो रेशियो है वो साइंस का बढ़ रहा है, टेक्निकल है। क्योंकि जब से सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है तब से टेक्निकल क्वेश्चंस की जो मोड है वो ज़्यादा आ रहा है। तो हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके समक्ष लेके आते हैं। तो उसी 20 प्रश्न की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हमारा टेस्ट नंबर जो है 15 है। आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको ये दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यदि आप जो है आरआरबी आरआरबी का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसे मान के चलना है कि ये कम से कम जाएगा आपका कब, सितंबर। वहीं अगर आप अफर्ट कर रहे हैं किल के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, तो ये फिक्स है, ये आपका अक्टूबर। ठीक। वहीं अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप मान के चलिए कि ये भी आपका एग्जाम लगभग अक्टूबर। ठीक। तो इनके लिए जो विज्ञान है, तो मैं समझता हूं कि जो हमारी 20 दिन की प्रतिदिन श्रृंखला होती है, जिसमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, अगर आप इसे सही से एंजॉय करते हैं तो प्रश्नों का एक स्तरीय लेवल आपको पता चलेगा, जो साधारण टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा आपको। एक प्रश्नों का वास्तविक लेवल के आपको किस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप टॉप पे पहुंच सकें। चलिए बगैर वक्त गंवाए आज हम अपना प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारे जो है टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्लेट, ठीक है, वर्ड पे नहीं जाना, कोशिका की बात हो रही है। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखीय प्लेट के पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रीय विभाजन, किसकी बात हो रही है, समसूत्रीय विभाजन के किस अवस्था का निर्माण करता है। तो मैं पहले से ही आपसे कह रहा हूं कि जब भी साइंस का क्वेश्चन पढ़ें तो उसके हमेशा कीवर्ड जानने की कोशिश करें कि उसमें वास्तव में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वास्तव में आपसे अपेक्षा क्या रख रहा है। तो देखिए, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, इनमें से क्या हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे आप जान लें। सबसे पहले कि एक तो ये है कि ये समसूत्री विभाजन हो रहा है कोशिका का। अगर यही विभाजन कैसा हो जाए, ये विषम सूत्रीय, ये विभाजन कैसा हो जाए, ये विभाजन आपका विषम सूत्रीय हो जाए, तो क्या घटना होगी। यानी कि विषम सूत्रीय जब विभाजन होगा तो ध्यान देना कि उससे जो है कोशिका में वृद्धि होगी। और कोशिका में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि कैसी होगी, वो बेटा जी अनियंत्रित होगी। यानी कि वो वृद्धि जो होगी वो अनियंत्रित होगी। ठीक। यानी कि ये वृद्धि अनियंत्रित होगी। जब अनियंत्रित वृद्धि होगी तो कोशिका में एक निर्माण होगा और उसे कहते हैं गांठ। और यही गांठ आगे चल के कारण बनती है सबसे बड़ा किसका, कैंसर का। अनियंत्रित वृद्धि का मतलब है कि आपका एक हाथ इतना बढ़ गया और दूसरा हाथ यहां रह गया, तो कोशिका में गुच्छे बन जाते हैं। और जब वो गुच्छे बन जाते हैं वही गांठ का रूप धारण करते हैं, और कैंसर का सबसे बड़ा कारण होती है वही गांठ होती है। और कीमो के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा सबसे ज़्यादा जो ऑपरेट किया जाता है तो उसी गांठ को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं विषम सूत्री विभाजन हो जाए, अनियंत्रित हो जाएगा, गांठ बन जाएगी, कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए ना तो अप ना डाउन, गौतम बुद्ध का एक मध्यम मार्ग है। तो ये जो पोजीशन होल्ड करती है ये कौन सी होती है, ये मध्यमा अवस्था होती है। इसकी क्या होती है, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज पर जाकर के ये जो है इस प्रकार से इसमें विषम सूत्री नहीं समसूत्रीय विभाजन है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षण और शंकु कोशिकाएं, यानी कि जो कोशिकाओं की बात चल रही है तो उसमें इनकी आकृति के बारे में दिया है। तो एक कैसी है क्षण और एक कैसी है शंकु। यानी क्षण को आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्ट यूं होगी, ये होगी, और शंकु आपने देखा ही होगा, जैसे बर्थडे का कैप होता है, ये शंकु होगी। बोला कि कहाँ पाई जाती हैं, कान में कोशिकाएं पाई जाएंगी, नहीं कान में पाई जाती है, लेकिन वो शंकु नहीं होती हैं, क्षण होते हैं। दूसरा यकृत, यानी आपके लीवर में, तो लीवर में कोशिकाएं तो पाई जाती है लेकिन वो शंकु नहीं होती हैं, वो क्षण होती हैं। दूसरा मस्तिष्क, तो इसमें तो जो है वो तंत्रिका तंत्र की पाई जाती हैं, वो अलग टाइप की होती है, न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं। यानी कि आपका आंसर ये भी नहीं होगा।
आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर होगा कौन सा, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे नेत्र में। थोड़ा सा समझ लीजिए आप, जैसे कि ये मानव नेत्र को आप देखोगे तो ये मानव नेत्र है, और मानव नेत्र में यहाँ पर है कार्निया, और यही है आइरिस, और यही है आपका लेंस। ठीक, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कैसी होती हैं, छड़ टाइप की होती हैं, जो कि कहाँ जाती हैं, हमारे ब्रेन से। यानी कि ये जो है इंफॉर्मेशन भेजेंगी कहाँ, ब्रेन्स में। ये कक्षाभ होता है जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, और जहाँ पे भरा होता है बहुत सारा द्रव, जहाँ पर चित्र या प्रतिबिंब बनते हैं। अब आंख में जाता है प्रकाश, आंख में आपके क्या जा रहा है, आंख में हमारे जाता है क्या, प्रकाश। ठीक, अब प्रकाश कैसा हो सकता है, प्रकाश तीव्र भी हो सकता है, और ये कैसा हो सकता है, ये मंद भी हो सकता है। अब इसको कंट्रोल्ड कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में सॉकर होते हैं, कहीं पर ब्रेकर आया तो उससे फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आंखों की पलकों और पुतलियों को यानी आइरिश को कंट्रोल्ड करने के लिए यहाँ पर क्या होती हैं, सलाकाएं होती हैं। ये दो सलाकाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि पुतली को फैलाती और सिकुड़ाती हैं, जिस कारण क्या होता है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। जैसे कहीं आप गुजर रहे हैं, बहुत तेज रोशनी है, तो आपकी आंखें कैसी होंगी, कम होंगी। इसका मतलब ये है कि ये सलाकाएं जो है वो कैसी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और जब आप अंधेरे में प्रवेश करेंगे जहां प्रकाश कम है, तो उस समय ये सलाकाएं ऊपर की ओर चढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि आंखें फाड़ फाड़ के आप देखते हैं कि यहां पर क्या है। तो कुल मिलाकर के ये जो कोशिकाओं की बात चल रही है, तो ये कोशिकाएं होती हैं शंकु कोशिकाएं, और यहां पर देखेंगे तो छड़ वाली जो मिलेंगी वो मस्तिष्क का जो सूचना भेजाती हैं वहां पर मिलेगी आपको। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका नेत्र होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कोशिका द्रव्य, तो इंग्लिश को भी याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा कर देता है कि क्वेश्चंस को हमेशा किस में रख देता है, इंग्लिश में रख देता है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा एक तरल पदार्थ है जो किसके बीच मौजूद होता है, नाभिक और अंगक। कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो नाभिक होता है, अंगक, नाभिक और कोशिका झिल्ली, तंत्रिका और कोशिका के मध्य, बसा और ऊतक के मध्य। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि भाई इसमें ये तो नहीं हो सकता जी गुरुजी, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वसा और ऊतक अलग हैं। ठीक, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ये वाला, यानी कि ये लिक्विड जो होता है जेली जैसा होता है, हमेशा कोशिका झिल्ली और नाभिक के मध्य में होता है, क्योंकि नाभिक सबसे बड़ा अंग होता है जो कवर्ड होती है किससे, कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में, यानी अगर आप देखेंगे तो ये कोशिका झिल्ली, ये नाभिक, और नाभिक के बाद में क्या होती है, आसपास में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिका झिल्ली होती, और जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो कहाँ भरा होता है, वो इस जगह भरा होता है। ठीक, इस जगह भरा होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, नाभिक और कोशिका झिल्ली के मध्य में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है। यानी कह रहा है कि कोशिका के ऊपर एक कवर होता है, और वो क्या कहलाता है, जो कोशिका को आउटर एटमॉस्फेयर से क्या करता है, बिल्कुल सेपरेट करता है, बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। इनमें से क्या हो सकता है, विचार कीजिए। चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली और ऑर्गेनेल्स, बोलिए क्या हो सकता है। तो मानव का कोई भी अंग हो, मानव का कोई भी अंग हो, चाहे वो आपका क्या हो, हृदय हो, यानी आपका हृदय है, आपका मस्तिष्क है, ठीक, जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ध्यान देना, ये हमेशा एक झिल्ली से कवर रहते हैं, और इस झिल्ली में क्या होता है, जल होता है, और इस जल को क्या कहते हैं, इस जल को कहते हैं बेटा जी प्लाज्मा। ठीक, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा। जैसे आपको पता है कि आपके ब्लड में 55 to 60% जो है वो क्या है, जल है, लेकिन जल को जल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा। ठीक, तो ये कंडीशंस होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो कोशिका को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कोशिका को डिफेंड करती है, कोशिका को सेपरेट करती है आउटर एटमॉस्फेयर से। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत सटीक हैं, ये एनडीए से लेकर आपको एयरफोर्स तक के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, बच्चा भी बता देगा। ठीक, सबसे पहले देखो एंटियोलॉजी।
एंटियोलॉजी होता है तो इसको एंटीमोलॉजी भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य हो नहीं सकता। सीरम विज्ञान, ये हमेशा रक्त परीक्षण के समय यूज किया जाता है, यानी कि लिपिड और सीरम की मात्रा ज्ञात की जाती है जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। एंटीमोलॉजी जो है, एक होते जेरियंटोलॉजी, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लॉजी हैं, यानी कि जहां पर भी आपको दिखाई दे जाए एक शब्द और जहां लिखा हो क्या, लॉजी, तो लॉजी का मतलब ये होता है क्या, लॉजिक लगा करके क्या जानना, विज्ञान, ठीक। अब जैसे मनुष्य को क्या कहते हैं, एंथ्रो, और एंथ्रोलॉजी कह दो तो क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं तो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके, बट ध्यान देना जिस दिन आ गया ये लिखा हुआ आपके समक्ष क्या, साइटोलॉजी, इसको दूसरा नाम क्या है, इसको हम वास्तव रूप से क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर कोशिका विज्ञान नहीं लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ, साइटोलॉजी, इंटमोलॉजी, जेरियंटोलॉजी, बहुत सारे लॉजी होते हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड एज नॉन एज जेरियंटोलॉजी, जो बायोवृद्ध लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य का अध्ययन को क्या कहलाते हैं, जेरियंटोलॉजी। और जो कीट होते हैं तो उनको कहते हैं इंटमोलॉजी। तो बहुत सारी लॉजी हैं ऐसी। कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाएगा, साइटो, क्योंकि साइटो बना है किससे, साइटो बना है सेल, और कोशिका को क्या कहते हैं, सेल, ठीक। तो सेल का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, इसलिए क्या हो गया, साइटोलॉजी हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का एक प्रकार नहीं है, यानी कि आपसे पूछ रहा है टिश्यू की बात हो रही है, यानी यहां बात हो रही है किसकी, टिश्यू की, यानी कि ऊतक। यानी ऊतक जो होता है वो किसके मिलकर बनेगा, वो कोशिकाओं से, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से मिलकर के क्या बनते हैं, मसल्स या अदर ऑर्गन्स, ठीक। तो कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है उपकला ऊतक, यानी यहां देखेंगे तो पूछ रहा है कौन सा, उपकला ऊतक बिल्कुल मिलेगा, ठीक। विभाज्योतक ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक, ठीक। यानी देखिए, जब भी कोई पौधा वृद्धि करेगा तो उसमें बहुत सारी क्या होंगी, शाखाएं निकलेंगी और ब्रांचेस निकलेंगी, यानी कि यहां से अलग ब्रांचेज हो जाएगी, ये अलग ब्रांचेज हो जाएगी। अब इसका जो सबसे लास्ट वाला जो, जिसे आप कली कहते हो या कोपल कहते हो, किसी भी पौधे का जो लास्ट वाला भाग है जिसे आप कोपल कहते हो, तो जो शीर्ष वाला स्थान है, ये वाला स्थान है या ये वाला स्थान, या इसकी दूसरी शाखा यहां पर गई हुई है, एक शाखा यहां गई और बीच में एक बहुत नन्ही सी पत्ती है, तो इसके जो सबसे ऊपर मिलता है यहां पर क्या होगा, वो ऐसा कोशिका होगी जिसका क्या होगा, जो ऐसा टिश्यू होगा जो क्या करे, विभाजन। क्योंकि शाखाएं तभी फूटेंगी कि वृक्ष में या पादप में जब उसमें क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, विभाजन होगा। तो यहां पर जो देखते हैं आप, तो हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि शीर्ष में मिलेगा किसमें, पादप कोशिका में, क्योंकि ये जो होता है ये किसका होगा, ये होता है हमेशा किसका, पादप कोशिका में मिलेगा ये आपको, और आपको ये जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचन, यानी कोशिका जब सिकुड़ जाएगी, क्या बात हो रही है, संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कह सकते हो क्या, यानी आप प्रकाश संश्लेषण कह सकते हो क्या उसको, बोलो, प्रकाश संश्लेषण कह सकते हो, जी नहीं, ठीक। डेप्लासोमोलिसिस, ये भी नहीं। कोशिका विघटन, यानी कि जल के अभाव में ये मर जाएगी कोशिका, क्या हो जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा, क्या कहते हो, नहीं, ये भी नहीं। आंसर रह गया क्या, बिल्कुल नो, जीव द्रव्य संकुचन, ठीक। क्योंकि आप देखते हो तो क्या है यहां पे, जल, और जल की कमी के कारण क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, इसलिए उसको हम इस वर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ध्यान देना, ग्लूकोज की बनी होती है या साइटोप्लाज्म की बनी होती है या साइटोसोल की बनी होती है या सेल्यूलोज की बनी होती है, बात किसकी हो रही है, ध्यान देना, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं हम आपसे, ये किसकी बनी होती है, ठीक। कोशिका भित्ति, ध्यान देना, एक प्रकार का गेट कीपर होता है ये,
जो आने वाने जाने वाले पदार्थों की बिल्कुल सूक्ष्म निरीक्षण करता है, और इसे हम कोशिका का गेट कीपर या द्वारपाल कहते हैं। और द्वारपाल कहने का तात्पर्य केवल इतना होता है कि कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि इसमें मतलब जो है कौन से जाइलम है और कौन से फ्लोएम है और कौन से पदार्थ को ये क्या कर रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं, किसका परिवहन कर रहे हैं। ध्यान देना, जब पौधे छोटे होते हैं, ठीक, यानी कि ये जो बनी होती है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। और ये सबसे क्या है, एक जटिल पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्रकृति में ये सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो जो रोपण वाली फसलें होती हैं, वो फसलें जिनको हम कैसे उगाते हैं, रोपण के द्वारा। जैसे धान की पौधे, अगर आपने 20 से 25 दिन के अंदर लगा दी तो ठीक है, नहीं उसके बाद में वो डेवलप्ड नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जनरेट हो जाएगी क्या, कोशिका भित्ति। इसलिए पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर क्या होते हैं, मर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, यही जंतु कोशिका और पादप कोशिका को एक दूसरे से क्या कर रही है, अलग भी करती है। सबसे बड़ी बात है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग कर देती है। कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये अवश्य रहना चाहिए आपको। दूसरी चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जानवर हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में एक अलग से पेट में अंग होता है जिसे बोलते हैं रूमेन, ठीक। ये इसलिए ज्वार भी खा जाएंगे, जो भी हरा चारा है उसको सबको खा जाते हैं, लेकिन आप धनिया पालक मेथी के अलावा कुछ नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि धनिया पालक मेथी जो आप हरी रूप में यूज करते हो उसमें कोशिका बॉल नहीं बनी होती है, यानी कि जो आप कहते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल्व का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका आप पाचन कर सकते हैं, आप सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत जटिल पदार्थ होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जलिका, गोल्जी काय, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। ये कोशिका का क्या होता है, पावर हाउस, और इसी को कहते हैं रसोई घर। तो ये तो आपका नहीं है। गोल्जी काय ये अलग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अंतःप्रद्रव्य जलिका यही होती क्या, आपकी झिल्ली, जिसकी अभी हम पिछली बात कर चुके हैं, यही कोशिका झिल्ली होती, ये भी नहीं होगा। तो बोले जब कुछ नहीं होगा तो गुरुजी क्या होगा, सबसे बड़ा अंग होता है उसका नाभिक। जिस प्रकार से एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक में, बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो मेन चीज होती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की वो कहाँ होती है, नाभिक में। ऐसे ही कोशिका के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा अंग नाभिक होता है। रक्त यानी ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ब्लड, ठीक, बात हो रही है ब्लड की। बोले रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, उपकला, तंत्रिकीय, मांसपेशीय या संयोजी? तो ध्यान देना, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहां से सबसे पहले आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, ठीक, और यहां पर आप देखते हैं प्लाज्मा भी है, और यहीं पर आप देखते हैं तो प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे, कलेक्टिव। इनको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव बोलते हैं। और कलेक्टिव का मतलब होता है संयोजी, और संयोजी का काम होता है कि एक से अधिक बहुत सारे चीजों को। तो ध्यान देना, जो ब्लड है वो सबसे बड़ा मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा संयोजी ऊतक, कलेक्टिव जो टिश्यू है वो क्या है, ब्लड है, ठीक। सरल उत्पकला होती है, बोलो, इनमें से सभी 2 से 3 कोशिकाओं के बराबर मोटी, 2 कोशिकाओं के बराबर मोटी और 1 कोशिका के बराबर मोटी। यानी किसकी बात चल रही है, सरल उपकला, ठीक। यानी कि जो सेल्स है जो डेवलप्ड होती है टिश्यू से ठीक पहले, यही मध्यमा अवस्था थी,
जो बताने का प्रयास कर रहा था मैं कि मध्यमावस्था जो समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके बाद में कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो उससे सबसे पहले जो बनती है वो कौन सी बनती है? सरल उपकला। तो ध्यान देना, इसका पूरा का पूरा जो मेजरमेंट होता है वो एक कोशिका के बराबर होता है, इतनी मोटी होती है। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? ठीक, तो सबसे पहले देखो रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं। ठीक, रक्त कोशिकाओं की बात चल रही, तो रक्त कोशिकाओं में सबसे पहले कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक, अब आरबीसी को देखेंगे आप तो जन्म से पहले, जन्म से पहले जो बनती है वो कहां बनती है? ये बनती है बेटा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। ठीक, और जन्म के बाद जो वे बनती है वो बनने लगती है कहां पर? यकृत। और इसकी मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा, स्प्लीन, और उसको बोलते हैं आरबीसी की कब्रगाह। फिर दूसरी कोशिका होती है, उसका नाम होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पलस, और इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ये डायरेक्ट कहां बनेगी? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनेगी। ठीक, फिर एक होती है इसमें कोशिका दूसरी जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, नॉर्मल भाषा में से लोग प्लेटें कह देते हैं कि भाई डेंगू हुआ है, प्लेटें कैसी हो गई, डाउन हो गई हैं। तो प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए जैसे फाइब्रोनोजिन विटामिन, वो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, और इसके अलावा विटामिन के, उनसे इनका निर्माण होता है, ये संश्लेषित होती है। अब कह रहा है कि शरीर में रक्त कोशिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? अपेंडिक्स। तो सबसे पहले तो बताओ अपेंडिक्स कौन सी होती है? तो अपेंडिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी छोटी आंत होती है उसका एक सिरा यहां पर इस प्रकार से मुड़ जाता है जो कहीं नहीं खुलता है, जबकि आपकी जो है दूसरी आंतें जो होती हैं वो बड़ी आंत में जो आकर के खुल जाती है। ठीक, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से कनेक्ट होती है, लेकिन एक सिरा इसका जो है वो कहीं नहीं खुलता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब भी किसी गुब्बारे को फुलाता है, तो गुब्बारे को जब फुलाता है तो गुब्बारे के आगे एक इतनी बड़ी निप्पल निकल जाती है, चोंच, दैट्स कॉल्ड अपेंडिक्स। आपके ठीक टुंडी जो आपकी नाभि है, नाभि के 2.5 इंच दाहिनी तरफ, नाभि के ठीक 2.5 इंच दाईं ओर पेट में एक इसी प्रकार की निप्पल होती है, उसे कहते हैं अपेंडिक्स। और जब तक वो ठीक रहती है तब तक कोई प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ खामियों के कारण उसमें जब स्वेलिंग आती है तो उसमें असहनीय पीड़ा होती है, तो अपेंडिक्स होती है। तो अपेंडिक्स में तो नहीं होगा। हार्ट किसी प्रकार का निर्माण नहीं करता है। तिल्ली, तिल्ली को बोलते हैं क्या? स्प्लीन, यानी इसी को बोलते हैं हम क्या? प्लीहा या स्प्लीन, या इसे बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय का काम होता है केवल किसका निर्माण करना? इसका निर्माण करना इंसुलिन, जो आपके शरीर में ब्लड यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो आप देखेंगे एक ही रह जाता हमारे पास में, कौन सा? बोन मैरो, क्योंकि ये सारी चीजें कहां से उत्पन्न होती हैं? बोन मैरो से उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? नेरीस, झींगा, केंचुआ। डोंट माइंड जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इन दो चीजों से परिचित होंगे, बट यू डोंट नो अबाउट दैट एंड डोंट नो अबाउट दैट। और बात किसकी हो रही है? ज्वाला कोशिकाओं। एक मत्स्य होती है जिसे बोलते हैं यील, और यही वो मछली है जो क्या मारती है? करंट। ठीक, तो किस में मिलेंगी? प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों के ऊतकों के प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं का प्रकार है डर्मल, वस्क्युलर और ग्राउंड। तो आपको पता है कि ये किस में पाए जाएंगे? जड़ होती हैं। वस्क्युलर, ये आपको पता है ये पत्तों में। ठीक, डर्मल, ये क्या होती है, कहां पाई जाएंगी? तना। जो छाल होती है जिसे आप छाल कहते हो वो तने में पाई जाती है। तो अब जब तीनों पाई जाती हैं, इसलिए आप आंसर डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देते? विकल्पों में से सभी। जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। बेंजीन वाष्प, आयनीकरण विकरण, क्लोरीन युक्त जल और क्लोरोफॉर्म। बोले, गौर से विचार कर लीजिए, इनमें से कौन सा? वहां पहले रख के देख लीजिए आप विकल्प पे, जो आपको शुद्ध लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये फिट हो सकता है, उसके बारे में बताइए आप। बोले, तो ध्यान देना।
किसकी बात हो रही है? विकर्ण। ठीक, न सिर्फ ये जंतु कोशिका बल्कि जंतु एवं पादप कोशिका दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ये किसको पहुंचाएगा? ये जंतु कोशिका को भी और ये पादप कोशिका को, क्योंकि है क्या ये? मूल रूप से विकर्ण है। तो कौन सा है? आयनीकरण विकर्ण। ठीक, बेंजीन वाष्प से कुछ नहीं होता। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? बोलिए। इंटरकेलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और एक्स्ट्रा मेरिस्टेम। बोलिए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? यहां पे क्या लगाएंगे आप? सबसे पहले तो देखो, किसी भी वृक्ष या पेड़ की आयु की जो गणना करते हैं वो वलय या घेरों के माध्यम से करते हैं कि उसमें कितने वलय हैं या कितने घेरे हैं। ठीक, अब बताइए क्या होगा? इन आगे शब्दों को देखो, एक्स्ट्रा नहीं है जी, इंटरकेलरी नहीं होगा, एपिकल नहीं होगा, लेटरल का मतलब होता है बाद का। क्या मतलब होगा इसका? बाद का, जो घेरा सबसे बाद में बना है, उससे ही आयु की गणना कर सकते हैं। लॉजिक, अगर एक चीज आपको पता है तो दूसरी चीज आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैसे प्रकार के ऊतक की बात कर रहा है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना चाहिए होती है, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। क्या होगा? विभेदन। एकीकरण नहीं होगा, विभेदन होगा, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? 3-4 शब्दों को आप करेंगे। कैसी कोशिकाएं होंगी? पहले तो जीवित होंगी, फिर कैसी होंगी? स्थूल यानी कि सूक्ष्म होंगी, फिर कैसी होंगी? अनियमित होंगी, और कहाँ होंगी? कोनों पर। और कैसी होंगी? लंबी। यानी कि जब आप इन सभी पर विचार कर लेते हो तो कुछ हल हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो सबसे पहले आपका पहला काम बनता है कि उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप सही से डिग्निफाई करो, क्लैरिफाई करो। कोलेनकाइमा, कल हमारी इसकी बात हो चुकी थी। स्क्लेरेन काइमा, अब आपको पता है कि स्क्लेरेन से क्या आता है? स्केलेटन सिस्टम, जो मनुष्य में अस्थि का होता है। और मैंने बोला था कि जो कठोर आवरण जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वो इसी से बनते हैं। ठीक, फिर बोला था मैंने एरेनकाइमा, इनका काम क्या होता है? ये क्या करेंगे? यानी कि गैसों के विनिमय, ये रंध्र होते हैं जो पत्तियों के ऊपर होते हैं, तो ये CO2 को आने देते हैं, O2 को जाने देते हैं और एथिलीन को भी आने देते हैं। ठीक, अब आपके पास में बचा पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो ध्यान रखना, मैंने कल ही बताया था कि कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या होता है? तना, पत्ती और शाखा, इनको क्या देता है? लचीलापन, कि छोटी सी आंधी आई तो ये टूट ना जाए, इसलिए क्या होता है? इसका आंसर होगा आपका कौन सा? कोलेनकाइमा। ये शाखाओं और पत्तियों में अवस्थित होता है। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रहण करता है। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज नहीं, इसकी क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वही अभी जो सेल वॉल बताई, और ये किस में मिलेगी आपको? ये मिलती है हमें पादप में। ठीक, लिग्निन ये कोशिका के एक अंग होता है। हेमीसेल्यूलोज नहीं, हेमीसेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति यानी पादप में ही पाई जाने वाला एक पदार्थ है। सबसे पहले देखते हैं, प्रोटीन होता है जिसका कवक है उसका कवच जिसका बना होता है उसको क्या कहते हैं हम?
काइटिन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज के प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं हम। जय हिंद, नमस्कार।